2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से एक था, जिसने ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। ये अमेरिका से शुरू हुआ और तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक फेलियर्स एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला। बट कैसे ये क्राइसिस हुआ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये क्राइसिस यूएस हाउसिंग मार्केट से स्टार्ट हुआ। अर्ली 2000s में यूएस इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी एंड इंटरेस्ट रेट्स भी कम थे, इसलिए लोग घर खरीदने लगे एंड बैंक्स को लगा कि घरों की प्राइस बढ़ेगी। रियल प्रॉब्लम थी सब प्राइम मॉर्गेज लोन, जिसमें उन लोगों को लोन देते थे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी। ये लोन बहुत रिस्की थी क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट होने के हाई चांसेस थे एंड बैंक्स को लगा कि अगर बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उनके घर बेच के वो इजीली पैसा रिकवर कर लेंगे। हालत तो तब खराब हो गई जब बैंक्स ने इन रिस्की लोन्स को MBS यानी कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ एंड CDO यानी कि कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन को इन्वेस्टर्स को बेच दिया। हाउसिंग मार्केट भी बढ़ रहा था, बट किसी ने इसे गिरने का सोचा नहीं था। MBS मतलब मल्टीपल होम लोन्स, जो एक साथ बंडल करके उन्हें इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक ने 1000 लोगों को होम लोन दिया एंड हर महीने इंस्टॉलमेंट आने के बदले ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को बेच देते हैं। इन्वेस्टर इन MBS को खरीदते हैं ताकि होम ओनर से हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स होम लोन को सिक्योरिटी में बदल कर इन्वेस्टर को बेच देते हैं। इससे बैंक्स को लोन वापस जल्दी मिल जाता है एंड वो और लोगों को लोन दे सकते हैं। एंड उन्होंने ये एज्यूम किया कि रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेगी एंड इसलिए MBS को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एंड CDO में डिफरेंट बंडल्स जैसे कि MBS, क्रेडिट कार्ड डेट, ऑटो लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स को कंबाइन करके इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। ये ट्रेडिशनल बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। बट इन इन्वेस्टमेंट में सब प्राइम मॉर्गेजेस भी थे, जिसमें बोरोवर्स लोन पे नहीं कर पाए एंड मार्केट क्रैश की वजह से MBS एंड CDO की वैल्यू गिर गई एंड बैंक एंड इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिससे होम लोन्स एक्सपेंसिव हो गए एंड लाखों बोरोवर्स अपने होम लोन्स की EMI पे नहीं कर पाए। लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ने पर रियल एस्टेट की कीमतें गिर गई। बैंक्स ने लेंडिंग स्टॉप कर दी एंड लिक्विडिटी क्राइसिस होने लगे, जिसकी वजह से बिजनेस को लोन नहीं मिले एंड इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी। बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स को भारी लॉस हुआ। कई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकक्रप्ट हो गई। सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स, जो एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक थी, वो बैंकक्रप्ट हो गई। लेमन ब्रदर्स के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफॉल्ट लोन्स थी एंड इन्वेस्टर्स एंड US गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अमेरिकन हिस्ट्री का ये लार्जेस्ट बैंकक्रप्सी बना। वर्ल्ड वाइड पैनिक बढ़ गई, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा, बिजनेस फेल होने लगे, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया, यूरोप एंड एशिया की बैंक्स को मेजर लॉस हुआ, जिससे वर्ल्ड में एक डीप रिसेशन हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे मिलियंस ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड हुए, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। 21 जन 2008 को इंडियन स्टॉक मार्केट 1408 पॉइंट से गिरा एंड सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। US गवर्नमेंट ने ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम TARP लॉन्च किया, जिसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को $700 बिलियन के पैकेज की हेल्प की। कुछ कंपनीज ने ये पैसे से पब्लिक को हेल्प करने के बदले दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। UK, यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स से अपनी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया ताकि लेंडिंग बूस्ट कर सके। US गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस इम्पोज किए एंड डॉड फ्रैंक एक्ट पास किया ताकि फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस वापस ना हो। इंडिया में रेगुलेटेड बैंकिंग के जरिए बैंक्स ने मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया एंड 2010-11 में इंडिया की GDP में 8% ग्रोथ हुई। रिस्की लैंडिंग एंड पुअर रेगुलेशन से इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ AD। थैंक्स फॉर वॉचिंग।